हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीक्यू साइंस जोन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम टुडे आपको डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कूलॉम के नियम के। जो हम 12th क्लास की फिजिक्स की बात कर रहे थे, हम इसी के साथ साथ जैसे बीएससी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसका सिलेबस भी कवर करवा रहे हैं। तो आज की हमारी जो फिजिक्स 12th क्लास की है उसकी सेकेंड क्लास है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था? पिछली बार क्लास के अंदर हमने विद्युत क्षेत्र और जो आवेश होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की डेफिनेशन क्या है और आवेश के किस प्रकार से उत्पन्न होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, किस प्रकार होता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने टोटली डिस्कशन किया था और आवेश संरक्षण का नियम था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले जो कूलॉम का नियम है उसके बारे में। कूलॉम का नियम क्या होता है? कूलॉम का नियम एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कूलॉम का नियम क्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बेस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इससे बेसिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले कूलॉम्स के नियम की। आराम से देखना, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे वीडियो पूरा वॉच करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज की क्लास के अंदर जो कूलॉम का नियम है उसके बारे में। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, देखना क्या होता है। इस नियम के अनुसार, आराम से देखना, एक ही चीज़ समझ में आ जाएगी। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेश होते हैं, तो देखिए ये Q1 और ये Q2 दोनों क्या स्थिर आवेश हैं। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जी जो बल एफ है, इसका भी पता नहीं है कि आकर्षण प्रकृति का है या प्रतिकर्षण प्रकृति का है, यानी कि अट्रैक्शन प्रकृति का है या फिर रिपल्सन का। ठीक है, तो देखना इस नियम के अनुसार क्या होता है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है दोनों आवेशों के गुणनफल। अब जो आवेश है Q1 Q2 इनका गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग, जो बीच की दूरी है उसका वर्ग r² हो जाएगा, के व्युत्क्रमणपाती होता है। 1/r² के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। ठीक है, तो माना अब हम देखना जो जो उसका है उसको आराम से एक चीज़ खोल के देखेंगे। ठीक है, ओपन रूप में देखना है। क्या करना है, माना दो आवेश Q1 Q2 है, मैंने क्या बताया अभी, दो आवेश लेने हैं। क्या लेने हैं, दो आवेश लेने हैं। तो उसमें क्या बताया, दो आवेश क्या है, Q1 और Q2 है। ठीक है, बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है r। इसके हमें क्या करना है, वर्क करना है। तो दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में लगने वाला बल प्राप्त होगा वो होगा एफ समानुपाती। जो फर्स्ट जो हेडिंग थी उसके हम देखेंगे क्या होता है, दोनों का गुणनफल क्या समानुपाती होता है। तो एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2। ठीक है, समीकरण नंबर इसको दे देंगे 1। और इसी प्रकार बात की थी हमने, जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो देखना एफ व्युत्क्रमणपाती 1/r² होता है। समीकरण नंबर इसको दे देंगे 2। अब कंबाइंड फॉर्म के रूप में लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर क्या प्राप्त होता है, एफ समानुपाती Q1 Q2/r², क्योंकि ये तो समानुपाती में तो बराबर में आ जाएगी, इक्वल टू में Q1 Q2। और ये जो व्युत्क्रमणपाती में था तो 1 तो इसके मल्टीप्लाई में चला गया और r² आ गया इसके नीचे। तो एफ समानुपाती क्या, व्युत्क्रमणपाती क्या हो गया, Q1 Q2/r²। ठीक है, अब देखेंगे तो इस समानुपाती को हमें हटाना है। समानुपाती को हटाने पर क्या आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आता है। कौन सा कांस्टेंट आता है, एफ बराबर होता है Q1 Q2/r²। ये क्या है, कूलॉम कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कूलॉम्स नियतांक। ठीक है, कूलॉम्स नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, जो मैं बात करने वाला हूँ। के की वैल्यू होती है 1/4πε0 और इसी भाषा में लिखे तो इसको के बराबर होता है 9 × 9 10⁹ 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, तो हम जिसमें कंडीशंस बनती हैं उसके बारे में देखते हैं। केस फर्स्ट में देखना कि वायु या निर्वात के लिए बल का मान कितना होता है। और वायु निर्वात में जो के में अभी बताया था क्या होता है, 1/4πε0, 1/4πε0 होता है। ये क्या है, आयतन होता है। ठीक है, तो अब इस फाइनली हम बात करें किसकी, बल की। जो फोर्स लगता है वो निर्वात के अंदर फोर्स कितना लगता है। ठीक है, तो देखना 1/4πε0 ये लिख दिया और Q1 Q2/r², कुछ भी नहीं है, जो सेम है वो पहले वाला ही है, क्योंकि इसमें के की वैल्यू पुट कर दी है। के की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 1/4πε0। अब ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इससे। तो अब बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि ε0 क्या है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है, उसका मान क्या होता है वो देखिए। इनका मान होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक डेरिवेशन में काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में वैल्यू में काम आएगा, जबकि डेरिवेशंस में तो जो लास्ट में कोई मैकेनिज्म जो गणितीय विश्लेषण करना पड़ेगा उसी में काम आएगा। बाकी तो डेरिवेशंस में तो ऐसा है नहीं, उसमें तो सीधा ε0 या वो पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सूत्र डिराइव करना है। ठीक है, अब बात करें ε0 की, विद्युतशीलता का मान क्या होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। ठीक है,
कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब हम बात, अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? मात्रक और विमा के बारे में। तो मात्रक क्या होता है और विमा क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मात्रक की बात करें तो क्या होता है, इसका कुल ऊपर तो देखना क्या लिखना है, कुल की स्क्वायर लिखना है और नीचे 4πr² लिखना है। तो क्यू का तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर, है ना। जो क्यू होता है उसका तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और 4πε0 न्यूटन हो जाएगा, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो वी नो, हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी, ठीक है। तो ए क्यू बराबर क्या होता है? ए टी। यदि आपको डिफिकल्ट लगे क्योंकि वो विमा होती है वो क्या होती है, तो उसके बारे में आपको पहले बता दूं तो आप अच्छे से इसकी विमा ज्ञात कर पाएंगे। तो क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है, और क्यू बराबर ए टी। आई की विमा एम्पियर ए हो जाएगी, और टी की समय की सेकंड की टी होती है, ठीक है। तो क्यों बराबर विमा क्या प्राप्त होगी? इसकी ए और टी प्राप्त होगी। तो इसकी विमा हम ज्ञात करें तो उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखना, क्यों स्क्वायर, क्या बात करें, स्क्वायर कर रहा है क्योंकि ओनली जो क्यों होता है उसकी तो होती है ए और टी, जो स्क्वायर होगा तो उसके क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे 4π न्यूटन की बात करें तो ml/-2, और मीटर स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर, इसकी विमा हो जाएगी। अब कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो देखना, m को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी? m⁻⁻1 हो जाएगी, और l है इसको क्या है? एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों कितनी हो गई? l3 होगी। ऊपर ले जाएंगे तो l⁻³ हो जाएगी, ठीक है। फिर आती है t⁻4, t⁻4 ऑलरेडी ऊपर 4 है, नीचे -2 है, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, t+2 4, तो t⁻4, और a2 ऑलमोस्ट पॉजिटिव है तो a⁻2, ठीक है। अब जो हमने मात्रक भी देखा और विमा भी बात की, अब हम बात करने वाले जो 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इनकी खोज किसने की थी, इनका संकेत क्या होता है, इनका द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करें हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? 1p1, ठीक है। 1p1 से इसको नोट करते हैं, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.61 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg होता है, ठीक है। क्या होता है? 1.67 गुणा 10⁻27 kg होता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब हम बात करें सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 2 पार्ट्स में होता है, एक तो होता है -1e0 इलेक्ट्रॉन्स, और एक होता है बीटा कण में भी होता है -1b0। इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻31 kg, ठीक है। सिंपली हम बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। अब हम बात करें जो थर्ड हमारा एलिमेंट्स है वो है न्यूट्रॉन। एलिमेंट्स जो न्यूट्रॉन है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है? U0U1 होता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? 1.67। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वही क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि दोनों कण किसके हैं? नाभिक के हैं। नाभिक में जो बेसिकली बात है कि जो प्रोटॉन का होगा वही तो न्यूट्रॉन का होगा, ये दोनों समान कण है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। इसकी खोज की थी चैडविक ने, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट हमने बात की थी, यदि माध्यम क्या हो? निर्वात हो। तो हम बात करने वाले केस नंबर सेकेंड की। निर्वात की हमने बात की, अब केस नंबर सेकेंड में हम देखेंगे। केस नंबर सेकेंड में हमें क्या करना है? माध्यम क्या है? कोई माध्यम भर देना है, ठीक है। इसमें कोई माध्यम भर देंगे। पहले तो निर्वात था, अब निर्वात के माध्यम की जगह कोई ER पैराद्वांक का माध्यम भर दिया जाएगा। जो दोनों आवेश बताए थे मैंने, Q1 और जो Q2 था, ठीक है, उनके मध्य क्या करना है? ER का पैराद्वांक भर देना है, ठीक है। तो देखना अब क्या होगा, F बराबर क्या हो, जो उनका बल है वो क्या लगेगा? F1/4 तो सिंपल पहले था, ये इतनी वैल्यू तो पहले थी, ये वैल्यू तो पहले थी, ठीक है। ये वैल्यू तो पहले थी 1/4 Q1 Q2/r²। बात क्या कर रहा है? AR का पैराद्वांक भर दिया जाए तो सिंपली बात है, ये जो ER है समेशन R है, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ε0 ER ε0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सेम वैसा का वैसा रख देना है। तो ER क्या है? यहाँ पर पैराविद्युत पदार्थ है, ठीक है। क्या है? पैराविद्युत पदार्थ है। ER क्या है? पैराविद्युत पदार्थ है, ठीक है। ER क्या प्राप्त हुआ हमें? पैराविद्युत पदार्थ प्राप्त हुआ। अब देखना,
एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन का जो मान होता है वो क्या होता है, विद्युतशीलता का मान होता है जो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 × 10⁻9। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। अब देखना, यदि आवेशों के मध्य ई आर पराविद्युतांक भर दिया जाए, यदि आवेशों के मध्य ई आर पराविद्युतांक का मान भर दिया जाए तो क्या होगा, उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है जो एप्सिलॉन आर के क्या होता है 1/एप्सिलॉन आर गुणा होता है, ठीक है, गुणा रह जाएगा। आराम ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, नोट्स इंपॉर्टेंट है। यदि आवेशों के मध्य ई आर पराविद्युतांक भर दिया जाए तो लगने वाला बल 1/एप्सिलॉन आर गुणा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई में आया था, इसलिए कितना गुणा रह जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर गुणा रह जाएगा। अब हम बात करें पराविद्युतांक की। ये पराविद्युतांक होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। पराविद्युतांक भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है पराविद्युतांक, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो पराविद्युतांक में देखना माध्यम की विद्युतशीलता, जो माध्यम की विद्युतशीलता मैंने बात की थी एप्सिलॉन नॉट, और निर्वात की विद्युतशीलता क्या बात की थी, एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता थी एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता थी एप्सिलॉन नॉट। उन दोनों का कंबाइंड अनुपात क्या होता है, पराविद्युतांक कहते हैं, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता और माध्यम निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, तो उनका क्या कहलाता है, पराविद्युतांक कहते हैं। जैसे पराविद्युतांक को किससे नोट करते हैं, ई आर से, जो हमने ऊपर लिखा था कि पराविद्युतांक की पट्टी रख दी जाए, तो ई आर बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट। ये क्या होती है, विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। अब देखना, ये 3 मान होते हैं, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग इसका मान होता है। निर्वात के लिए पराविद्युतांक का मान, पराविद्युतांक देखिए वायु का निर्वात के लिए इसका मान होता है ई आर 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। चांदी के लिए जो धातु होती है उनके लिए तो ई आर का मान होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। चांदी की धातु के लिए एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि धातु के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है, कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। जो कुछ अलग पदार्थ होते हैं उनके लिए कितना होता है, >1, हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब हम बात करें कूलाम का नियम 3। कूलाम का नियम होता है वितरण नियम का पालन करता है। जो इंपॉर्टेंट से इसके टॉपिक थे, बिंदु थे, उसके बारे में देखने वाले हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम नियम का पालन क्यों करता है, हमने देखा था जो इस वैल्यू और रेडियस थी, उसकी आर का वैल्यू थी, बीच की त्रिज्या थी, वो क्या होती है, उसका वर्ग का स्क्वायर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रम नियम का सिंपली जो व्युत्क्रम नियम का पालन भी करेगा, कूलाम का नियम व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/r² होता है, ठीक है। यदि दूरी आधी हो, अब दूरी को आधी कर दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो बल 4 गुना हो जाएगा। कूलाम बल की दिशा दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। कूलाम बल की दिशा क्या होती है, दोनों आवेशों के दिशा के लंबवत होती है, अनुदिश होती है, ठीक है। तो टुडे हमने आज डिस्कशन किया, किसके बारे में किया, कूलाम का बल क्या है, माध्यम के लिए ज्ञात किया, कूलाम का सूत्र ज्ञात किया हमने, F/Q1/2/r² ज्ञात किया था, और वायु निर्वात के लिए ज्ञात किया था। निर्वात में क्या रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने बताई थी 6.6 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर मीटर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक विमा देखी थी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन किया था, जो केस नंबर 2 था, उसमें पराविद्युतांक पट्टी ई आर रखी थी, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो टोटली बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। तो आगे की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अगले टॉपिक है, जो कूलाम का नियम है उसके बारे में, जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में। तो सदिश स्वरूप देखेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगे, ठीक है। यदि पिछली वीडियो नहीं दिखे तो फिर पिछली वीडियो देख लेना, ताकि आपको अच्छे से बेटर समझ में आ जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।